आप सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है आज से एक नया YouTube चैनल पर एक नए लेसन की शुरुआत होगी। कक्षा 12 फिजिक्स जो आप लोग देख रहे हैं, लेसन का नाम है वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। इस पर 2023 में होने वाली परीक्षा में यहाँ पर सारे सिलेबस यानी सारे लेसन का मतलब नोट्स बनवाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। न्यूमेरिकल आप लोगों को अधिक मात्रा में दिया जाएगा। आइए देखते हैं इस लेसन में क्या क्या है, उसके बारे में हम एक एक करके आप लोगों को बताना चाहते हैं। आप लोग देख सकते हैं इस लेसन में जो पहली हेडिंग है वह आपका है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश। इस लेसन में पहली हेडिंग जो है वह वैद्युत आवेश है। वैद्युत आवेश होता क्या है दोस्तों, इधर देख सकते हैं। वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश द्रव्य से संबंधित वह गुण होता है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न तथा अनुभव किया जा सकता है। विद्युत आवेश यानी पदार्थ, विद्युत आवेश द्रव्य से संबंधित वह गुण होता है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न तथा अनुभव किया जा सकता है। यानी अपने भाषा में से समझ सकते हैं जिसके द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करते हैं, जिसके द्वारा हम विद्युत धारा का अनुभव करते हैं, जिसके द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं, उसे ही विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। इसका मात्रक कूलाम होता है। इसका मात्रक कूलाम होता है और बीमी सूत्र जो होता है वह आपका AT होता है। यानी विद्युत आवेश किसे कहते हैं? विद्युत आवेश द्रव्य से संबंधित वह गुण होता है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न किया जा सकता है। यानी जिसके द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम इनको उत्पन्न कर सकते हैं, उसे ही विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। इसका मात्रक कूलाम होता है और बीमी सूत्र जो होता है वह AT होता है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं हम। विद्युत आवेश MKS या SI पद्धति में जो मात्रक होता है वह कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। इसी विद्युत आवेश का CGS पद्धति में, इसी विद्युत आवेश का CGS पद्धति में मात्रक जो होता है वह ESU होता है। यानी इलेक्ट्रोड स्टेट यूनिट ऑफ चार्ज होता है। इलेक्ट्रोड स्टेट यूनिट ऑफ चार्ज होता है। इसी और एक ये आपका जो विद्युत आवेश का मात्रक है ESU यानी इलेक्ट्रोड स्टेट यूनिट ऑफ चार्ज, यह वैद्युत क्षेत्र में होता है। सबसे बड़ी बात है कि यह वैद्युत क्षेत्र में होता है। विद्युत आवेश का एक मात्रक और होता है, वह होता है आपका EMU। इसका मतलब यह हुआ इलेक्ट्रोड मैग्नेट यूनिट ऑफ चार्ज। यानी EMU का मतलब यह होता है इलेक्ट्रोड मैग्नेट यूनिट ऑफ चार्ज। लेकिन यह जो मात्रक होता है वह आपका चुंबकीय क्षेत्र में होता है। वह आपका चुंबकीय क्षेत्र में होता है यह जो मात्रक है। तो यानी वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है MKS पद्धति में, विद्युत आवेश का मात्रक CGS पद्धति में ESU यानी इलेक्ट्रोड स्टेट यूनिट ऑफ चार्ज होता है। यह वैद्युत क्षेत्र मात्रक होता है। अगर आप लोग से कोई पूछ ले कि वैद्युत आवेश का चुंबकीय क्षेत्र में मात्रक क्या होता है, तो आपका EMU होता है, इलेक्ट्रोड मैग्नेट यूनिट ऑफ चार्ज होता है। चलिए वैद्युत आवेश के बारे में और जानते हैं। वैद्युत आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका धनात्मक आवेश। क्या होता है? धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश किसे कहते हैं? प्रोटॉन के आवेश को धनात्मक आवेश कहते हैं। यानी ये समझिए, आप लोग केमिस्ट्री में जैसे पढ़े होंगे, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो वह धनावेशित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक आवेश कहते हैं। यानी प्रोटॉन के आवेश को धनात्मक आवेश कहा जाता है। दूसरा है आपका ऋणात्मक आवेश। क्या है आपका? ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश को ऋणात्मक आवेश कहा जाता है दोस्तों। धनात्मक आवेश किसे कहते हैं? प्रोटॉन के आवेश को धनात्मक आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश को ऋणात्मक आवेश कहते हैं। और ये धनात्मक प्रोटॉन का आवेश जो होता है वह प्लस होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है।
और ऋणात्मक आवेश का जो वैल्यू होता है तो यहाँ पर भी ई लिखते हैं। यहाँ पर जो आवेश होता है वह -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो धनात्मक होता है और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वह ऋणात्मक होता है। अब इसमें आप लोग को ये जानना है कि धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश, या आप लोग से पूछा जा सकता है कि वैद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो आप लोग को बता दें हम, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से वैद्युत आवेश उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आवेश उत्पन्न होता है। कोई पूछ सकता है कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है, तो आप लोग यही बताओगे कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आवेश उत्पन्न होता है। अब ये बात है कि जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मान लीजिए ये पदार्थ है और ये दूसरा पदार्थ है, तो इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें एंट्री कर रहा है, तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसमें धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं उसमें ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। मान लीजिए कि इसमें से, यानी इस पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पदार्थ में प्रवेश कर रहा है, तो इस पर जो होगा वह प्लस ई चार्ज होगा और इसमें एंट्री कर रहा है तो इसमें जो चार्ज होगा वह माइनस ई होगा। अब अगर मान लीजिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो इस पर एक प्लस ई हुआ है और इस पर एक माइनस ई हुआ है। अगर मान लीजिए इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें जा रहे हैं, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर होगा आपका +2e और इसमें दो इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहे हैं तो -2e होगा। अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन इसमें निकल के जा रहे हैं तो यहाँ पर होगा आपका +3e और यहाँ पर होगा आपका -3e। अगर मान लीजिए इसमें से n इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं तो इसी प्रकार यहाँ पर होगा आपका +ne और इसमें एंट्री कर रहे हैं तो हो जाएगा आपका -ne। यहाँ पर आवेश की मात्रा निकालेंगे, यानी इसमें से आवेश इसमें गया या इसमें कितना आवेश आया, अगर ये निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा +ne जो है इसका लिया गया है और -ne इसका लिया गया है। अब इसमें आगे अब थ्योरी का टेंशन मत लीजिएगा, थ्योरी भरपूर मात्रा में है, जो भी पढ़ाया जाएगा स्लाइड के माध्यम के द्वारा आपको यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड पर दिखाया जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, वहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं अच्छे से। आगे देखते हैं विद्युत आवेश के बारे में। अभी आप लोग केवल विद्युत आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। आप लोग ये जानो कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। समान आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा, समान आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा। अगर विपरीत आवेश है, क्या समझे, अगर विपरीत आवेश है तो आकर्षण होगा। यहाँ पर अगर यहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो ये भी आवेश प्लस में है, ये भी आवेश प्लस में है, तो इससे विद्युत बल रेखाएं जो निकलेंगी इस आवेश से दूर भागेंगी, क्योंकि समान आवेशों में क्या होता है, वह आपका प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ऐसे अगर -q आवेश है, यहाँ भी -q आवेश है, तब भी इसमें प्रतिकर्षण ही होगा, समान आवेश कहा गया। ये नहीं कहा गया कि केवल धन आवेश होगा तभी। समान आवेश का मतलब 2 प्लस में रहे या 2 माइनस में रहे, वह आपका वहां पर प्रतिकर्षण ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रतिकर्षण ही होगा, ये आपका प्रतिकर्षण होगा। तो समान आवेशों में सदैव आपका प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में सदैव आपका आकर्षण होता है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि अगर विपरीत आवेश रहे, विपरीत आवेश है यानी एक प्लस है और एक क्या है, एक माइनस हो और एक क्या हो, प्लस हो, तो विपरीत आवेशों में सदैव आकर्षण होता है। और जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वह सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ चलती है। धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ चलती है। आगे आप लोग पढ़ेंगे कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, यहाँ पे थोड़ा सा आ गया था तो इसके बारे में बता दिया गया है कि समान आवेशों में, विपरीत आवेशों में क्या होता है, आपका आकर्षण होता है और विद्युत बल रेखाएं सदैव धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ चलती है। आगे देखते हैं इसमें, और आगे देखिए क्या मिल रहा है इसमें। आप लोग पढ़ेंगे मूल आवेश। मूल आवेश क्या है, मूल आवेश, मूल आवेश क्या है, वह छोटा सा छोटा आवेश। मूल आवेश किसे कहते हैं, वह छोटा सा छोटा आवेश जो किसी भी आवेशित कण पर संभव हो सकता हो, उसे मूल आवेश कहा जाता है।
वह छोटा सा छोटा आवेश जो किसी भी आवेशित कण पर संभव हो सकता हो उसे हम मूल आवेश कहते हैं। वह छोटा सा छोटा कण जो किसी भी आवेशित कण पर संभव हो सकता है उसे हम मूल आवेश कहते हैं। और मूल आवेश के बाद जो हेडिंग पढ़नी है वह आपका है कूलाम का नियम। क्या है आपका? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम हम पढ़ेंगे। कूलाम का नियम क्या है? किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल को, मान लीजिए एक आवेश यहाँ पे है आपका Q1 और एक आवेश यहाँ पे है आपका Q2, तो किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल को ही क्या कहते हैं? कूलाम का नियम। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे इनके बीच की दूरी, यहाँ पे एक पिंड है, इस पिंड का आवेश हम Q1 मान लिए हैं। यहाँ पे एक पिंड है, इस पिंड का आवेश हम Q2 मान लिए हैं और इनके बीच की दूरी हम R मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? R। अब लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब धनात्मक आवेश ए भी है। यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब धनात्मक आवेश ए भी है। तो धनात्मक आवेश में प्रतिकर्षण होगा, तो इस पिंड का जो बल होगा इस तरफ लगेगा और इस पिंड का जो बल होगा इस तरफ होगा, लेकिन दोनों बल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, संतुलन की स्थिति में होंगे। तो कूलाम का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं। किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। यानी क्या होता है आपका? वैद्युत बल होता है। कक्षा 11th में हम लोग पढ़े होंगे गुरुत्वीय बल। क्या पढ़े होंगे? गुरुत्वीय बल। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर बता देना चाहते हैं कि वैद्युत बल क्या होता है। वैद्युत बल में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों होता है, जबकि गुरुत्वीय बल में केवल आकर्षण होता है। ध्यान रखिएगा, जो वैद्युत बल होता है इसमें आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों होता है, जबकि गुरुत्वीय बल में आकर्षण केवल आकर्षण होता है। अब ये ध्यान दीजिए, जो ये वैद्युत बल होता है ना, ये दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल F होता है, वह इन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी F समानुपाती होता है आपका Q1 Q2। इसे मान लेंगे आप समीकरण नंबर 1। दूसरा नियम क्या है कि जो वैद्युत बल होता है वह इन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F यहाँ पर 1/r²। अब देख सकते हैं दोनों जगह एक ही सेम टू सेम चिन्ह है, लेकिन इसको हम समानुपाती पढ़ रहे हैं और इसको हम व्युत्क्रमानुपाती पढ़ रहे हैं। ये आपको बताता है कि समानुपाती पढ़ना है कि व्युत्क्रमानुपाती पढ़ना है। इधर देख सकते हैं अपोजिट है यानी उल्टा है, इसलिए चिन्ह को हम व्युत्क्रमानुपाती पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को संयुक्त करने पर, संयुक्त करके देखते हैं क्या होता है। संयुक्त करने का मतलब मिलाना होता है। इस जो सेम है उसमें से एक लिखेंगे आप, ये जो चिन्ह है वो चिन्ह लगाएंगे और ये बगल में लिख देना होता है। यहाँ पे Q1 फिर Q2, यहाँ पे 1/r² है तो 1/r² लिख देंगे। उसके बाद चिन्ह को हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक उत्पन्न होगा। यहाँ आप देख सकते हैं जब इसको हटाएंगे तो एक नियतांक उत्पन्न होगा आपका 1/4πε0। यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2, नीचे हो जाएगा आपका r²। ये आपका एक सूत्र मिल गया, यह वैद्युत बल है। अब गुरुत्वीय बल में देख लेते हैं। गुरुत्वीय बल जो होता है कक्षा 11 में लोग पढ़े होंगे। यहाँ पे एक पिंड होता है, यहाँ भी एक पिंड होता है, यहाँ भी एक पिंड है, इसका आवेश Q1 माने हैं, यहाँ भी दूसरा पिंड है, यहाँ पे इसका आवेश Q2 माने हैं। यहाँ देख सकते हैं इनके बीच की दूरी r माना गया होगा। यानी कक्षा 11 में अगर पढ़े होंगे तो यहाँ पर F गुरुत्वीय बल F बराबर आया होगा कैपिटल G m1 m2 अपान कितना r²। लेकिन ये गुरुत्वीय बल है और ये क्या है? वैद्युत बल है। जो वैद्युत बल होता है वह आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों होता है, और ये जो गुरुत्वीय बल होता है दोस्तों, ये जो गुरुत्वीय बल होता है यह
यह इसमें केवल आकर्षण होता है। ये देखिए, ये जो गुरुत्वीय बल होता है वह दोनों पिंडों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन ये जो वैद्युत बल होता है ये दोनों पिंडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए इस पिंड को बहुत अधिक दूर कर दिया जाए, इस पिंड को, तो वहां पर वैद्युत बल नहीं लग पाएगा, और इसमें कितना ही दूर पिंड को कर दिया जाए तो यहाँ पर गुरुत्वीय बल लगेगा। और ये जो वैद्युत बल होता है वह गुरुत्वीय बल से कई गुना प्रबल अधिक होता है। चलिए इसमें आगे की हेडिंग देखते हैं। इस वीडियो में बस इतना, आप सभी लोग ध्यान दें, इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। आगे की जो वीडियो होगा उसमें इसके आगे पढ़ाया जाएगा, और आज जितना भी पढ़ाया गया है, जितना भी कुछ हम बताए हैं, उसका नोट्स आपके स्क्रीन पर मतलब सेट कर दिया जाएगा। आप लोग वहां से लिख सकते हैं अच्छे से देख के। अगर आप लोग पीडीएफ की आवश्यकता है पूरे लेसन की, जिस लेसन की पीडीएफ की आवश्यकता हो, उसको आप लोग इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर दे के ज्वाइन करा सकते हैं, और वहां से पीडीएफ का लाभ उठा सकते हैं। इसके आगे आप लोग देख सकते हैं, इसमें इसका वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0। इसको हम मिटा रहे हैं, मिटाना तो जानते ही होंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। यहाँ पर F बराबर प्राप्त हुआ था 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। इसमें जहां आप देख सकते हैं 1/4πε0 का जो मान होता है वह 9 × 10⁹ आपका मान होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। इसका मान कितना होता है, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अगर इसके हम बीमा की बात करें तो बीमा निकाल सकते हैं। अगर 1/4πε0 का मान कितना होता है, चूंकि हम जानते हैं कि इतना बराबर होता है 9 × 10⁹, यहाँ पे होता है न्यूटन, यहाँ पे होता है आपका न्यूटन, और यहाँ पे होता है आपका मीटर स्क्वायर प्रति क्या, कूलाम स्क्वायर। अब इसमें अब आगे देखिए आप लोग, 1/4πε0 का बीमा क्या होगा, चलिए निकालते हैं। आप लोग जानते हैं कि इतना बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन, यहाँ पर मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब यहाँ बता दें, बगल में देख सकते हैं न्यूटन यानी बल। अगर बल है तो बल का मतलब न्यूटन होता है, और बल का जो बीमा होता है वह होता है mL/2। उसके बाद आवेश या दूरी, यहाँ पर दूरी का मात्रक क्या होता है आपका मीटर, और मीटर के लिए बीमा जो होगा, दूरी का लिए बीमा या समझिए मीटर के लिए बीमा होगा, वह आपका होता है L। उसके बाद यहाँ पर आवेश का मात्रक क्या होता है आपका, कूलाम होता है। क्या होता है आवेश का मात्रक, कूलाम होता है, और इसका बीमा जो होता है वह AT होता है। आगे देखेंगे आप, इसमें आगे देखिए, बीमा लिखते समय अंकों का कोई महत्व नहीं होता है। 1/4πε0 का बीमा बराबर, अंकों कोई महत्व नहीं है, यानी इससे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे आ जाइए न्यूटन, और न्यूटन का बीमा, न्यूटन है या बल है तो इस ये बीमा होगा, तो कितना होगा आपका mL/2। यहाँ पर मीटर है, मीटर के लिए क्या होगा L, वर्ग है तो वर्ग लगाना मत भूलिएगा। फिर नीचे आ जाइए, यहाँ पर कूलाम है, और कूलाम का बीमा क्या होगा AT, और यहाँ पे वर्ग, यहाँ पे कूलाम पर क्या है, वर्ग है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका वर्ग हो जाएगा mL/2, यहाँ पे L पर 2, और ये जो वर्ग है दोनों पर है, यहाँ पे एक ये जो वर्ग है दोनों पर है, देख सकते हैं। ये हो जाएगा नीचे आपका A², और ये हो जाएगा आपका T²। अब इसको ऊपर लेके चलते हैं, तो यहाँ पर m और इन दोनों का बेस बराबर है, जोड़ देते हैं तो यहाँ पे घात जुट जाएगा। L पर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे T पर -2, यहाँ पे T² से T पर 2 है, ऊपर लेके जाओ घात, T पर -2 हो जाएगा। A पर 2 है तो A पर -2 हो जाएगा।
चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। m l/3 ये दोनों का बेस बराबर है 1 लिखेंगे, -2 हो जाएगा आपका -4 और a पर हो जाएगा -2। ये हो गया। अब यहाँ पर इप्सिलॉन नॉट ये आप लोग नोट कर लेंगे। आगे इसमें इप्सिलॉन नॉट के बारे में बताते हैं। इप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, इप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वह आपका होता है 9 यहाँ पे होता है -12, यहाँ पे होता है आपका कूलाम का स्क्वायर। क्या होता है आपका कूलाम का स्क्वायर प्रति, यहाँ पे होगा आपका न्यूटन मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पर इप्सिलॉन का इतना मान होता है, यही से इसका बीमा निकाल लेते हैं। इप्सिलॉन नॉट का जो बीमा होगा, इप्सिलॉन नॉट का बीमा बराबर, अंकों का कोई मतलब नहीं होता बीमा लिखते समय, इसलिए इसको हम भूल जाइए आप लोग। यहाँ पर कूलाम है और कूलाम अगर है तो बीमा क्या होगा 80 होगा। तो कूलाम के लिए बीमा क्या होगा आपका 80 होगा और 80 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। फिर नीचे आ जाइए, यहाँ पे न्यूटन है और न्यूटन के लिए क्या होगा आपका m/L/T/-2 और यहाँ पर मीटर, और मीटर के लिए क्या होगा आपका L, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। ये आपका जो वर्ग है दोनों पर है a², यहाँ पे हो जाएगा t², और नीचे आपका बच्चा m, यहाँ पर दो देखिए ये भी L है, ये भी L है, दोनों का बेस बराबर है, इस पे घात कुछ नहीं तो 1 है, इसमें से 1 लिखेंगे और 2 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ये t पर कितना बचा आपका -2 बचा। इन सबको ऊपर लेके जाइए, यहाँ पे घात कुछ नहीं तो 1 है, m को ऊपर ले गए तो m पर घात 1 है, नीचे प्लस में है ऊपर माइनस में हो जाएगा। l/3 है, ऊपर लेके जाइए, l पर घात +3 है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर t है, t पर ऊपर पहले से 2 है और t पर -2 नीचे है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो t पर हो जाएगा +2। अब यहाँ पे a² पहले से ही है तो a² रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा m पर -1 l पर -3, इन दोनों का बेस बराबर 1 लिखेंगे और 2 2 कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका a²। एक चीज और जानिए, ये जो वैद्युत बल का सूत्र मिला हुआ है यह आपका निर्वात या वायु के लिए है, निर्वात या वायु के लिए है। यदि प्रावैद्युत माध्यम की बात करें, प्रावैद्युत माध्यम में वैद्युत बल के लिए जो सूत्र होगा, वैद्युत बल के लिए जो सूत्र होगा वह होगा F बराबर 1/4πε0 के, यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2/r²। यह इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। आगे जितना भी आज पढ़ाया गया है वह सब का सब आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वहां से आप लोग नोट कर सकते हैं और अगली वीडियो में इसके आगे से देखा जाएगा कि कौन कौन सी हेडिंग आपको पढ़ने हैं। धन्यवाद।